लक्ष्य के सौजन्य से जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के इस न्यू बैच में आपका स्वागत है। कल हमने संख्या पद्धति या संख्याओं से संबंधित कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं अर्थात एक से बड़ी, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, एक से बड़ी वह संख्याएं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग ना होती हों। बड़ी स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न हो, यानी वो विभाजित न होती हों, तो उनको ही हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं, यानी इनको और हम किसी भी संख्या से विभाजित नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य की श्रेणी में आता है और साथ में सम भी है। और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम होगी और अभाज्य होगी। जैसे मान लीजिएगा 4 होगी सम, तो यह अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगी। तो यहाँ से आपके लिए जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो यही है कि ऐसी एक संख्या का नाम बताओ, ऐसे एक अंक का नाम बताओ जो अभाज्य की श्रेणी में भी आता है और साथ में वह सम भी है। तो एक ही है ये। इसके बाद हम देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब देखो यहाँ पर एक और बात है कि एक को हम भाज्य कहेंगे क्या नहीं, अभाज्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक से बड़ी, यानी एक इसमें इंक्लूड ही नहीं है। एक से बड़ी संख्याओं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। अगला है हमारा भाज्य संख्याएं, अर्थात ऐसी संख्याएं, यहाँ पर भी हम एक से बड़ी लेंगे। एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग हो जाती हैं, उन्हीं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है। ये संख्याएं क्या हैं? एक से भी भाग हो रही हैं, 2 से भी हो रही हैं, 4 से भी हो रही हैं। यानी एक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों। जैसे हम यदि हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे? 2 गुणा में 2 और गुणा में 1, एक तो सभी में आएगा, तो 1 से अधिक इसके गुणनखंड हैं। ऐसे 6 के करेंगे तो क्या आएंगे? 2 गुणा में 3, तो ये भी 2 हो, यानी 2 से भी भाग होगी और 3 से भी भाग होगी। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी भाग हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स सहभाज्य का मतलब है कि वो संख्याएं जिनका युग्म हो और वो आपस में विभाजित न करती हो। जैसे 4,7 है। वैसे तो 4 क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं कर सकती। अर्थात ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF, इनका HCF क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो जितनी भी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 होगा वह क्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर होंगी, यानी ये एक दूसरे को आपस में विभाजित नहीं कर सकती, वैसे ये विभाजित हो जाती हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है परिमेय संख्याएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमेय संख्याएं
आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। परिमेय संख्याएं, या रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो इसके लिए हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या है? ऐसी संख्याएं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाती हूँ, पूरा लिख देते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी वाई क्यू यानी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके या निरूपित किया जा सके, निरूपित किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, और Q है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। P और Q पूर्णांक होंगे और साथ में P और Q का HCF होगा, वह भी क्या होगा? 1 होगा। अर्थात इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कोई भी ये एक दूसरे से सहभागी होगी, यानी को प्राइम भी होंगी। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे 2/3 है, 5/3 है, या 7/2 है। तो ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब हम अपरिमेय संख्याएं देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स सामान्य भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है उन्हीं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब परिमित, यानी जिसको हम अच्छे से जानते हैं। जैसे 2/3 है, इसको हम हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा, 5/3 का भी मिलेगा, 7/3 का भी मिलेगा। जैसे इसको यदि हम गलें तो 0.3 छिक्के 18 और 3 छिक्के 18, 3 छिक्के, इस तरीके से ये आता रहेगा। यानी जब भी हम इसको भाग करेंगे तो आगे चाहे 100वें नंबर पर जाके भाग करें तो हमें 6 ही प्राप्त होगा। अर्थात इसके बारे में हम निश्चित रूप से कह पा रहे हैं, यानी जिसको हम जानते हैं वही क्या है? परिमेय संख्या है। हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं तो हमारे लिए परिमित है। और कोई व्यक्ति ऐसा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए जिसको हमने कभी देखा नहीं है, तो उस समय हमारे लिए वो क्या है? अपरिमित है। धीरे धीरे जब हम उसके बारे में जान जाएंगे तो वो हमारे लिए परिमित होगा, अर्थात रेशनल होगा। तो इरेशनल में इसके लिए सीधा कई बार ये भी कहते हैं कि जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सकती हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? कोई भी संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखी हो या फिर रूट्स के रूप में लिखी हो, तो उसका जो दशमलव निरूपण है, संख्या का दशमलव निरूपण एक तो है अशांत हो, अशांत और अनावर्ती हो, अशांत और अनावर्ती हो। अर्थात जैसे 1.032 इस तरीके से आगे को हम बढ़ते जाएं और कोई भी क्रम ना आ रहा हो, यानी इस पर न तो ये शांत हो, कहीं जाके रुके भी नहीं। अगर रुक गई इसका मतलब वह संख्या कहीं ना कहीं जाके रुक गई, तो हम उसके बारे में कह पा रहे हैं कि ये इतनी है, और यह ऐसे ही आगे बढ़ती है, यानी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह पा रहे। जैसे √2 है, इसका √3 है, √5 है,
√7 है, और √9 ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3। तो ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनके बारे में हम निश्चित रूप से वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसको यदि हम हल करेंगे तो हल करने पर हमें इस प्रकार का दशमलव निरूपण मिलेगा जो कभी शांत नहीं होगा, और साथ में इस पर हम बार नहीं लगा सकते। जैसे हमने यहाँ पर बार लगा दिया, एक्चुअली यहाँ पर 6 पर ही बार लगेगा, क्योंकि ये 6 की आवृत्ति हो रही है, बार बार 6 ही लिखा जा रहा है। यहाँ पर हम बार भी नहीं लगा सकते, यानी इसकी आवृत्ति नहीं हो रही, अनावर्ती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो एक बार और हम बताते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह सकते हो, निश्चित रूप से हम बता सकते हो कि ये इतनी है, तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। और जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह पा रहे हो तो वही क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब यहाँ पर प्रश्न एक महत्वपूर्ण जो बनता है वो ये बनता है कि 0 जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है। तो पहले तो इन डेफिनेशंस को आपने समझ लिया तो आप आसानी से बता सकते हो कि 0 को हम परिमेय की श्रेणी में रखेंगे या अपरिमेय की श्रेणी में रखेंगे। तो मैंने भी बताया था, जिसको हम निश्चित रूप से जानते हैं वो परिमेय है, तो हम इसको जानते हैं। 0 है ये, तो ये क्या हो गया, परिमेय नंबर है, परिमेय अंक है। और साथ में यदि हम इस कंडीशन को फॉलो करें P/Q तो क्या होगा, देखो 0/1 बराबर 0 ही आएगा। 0 में किसी का भाग करें 0 ही आता है। तो कंडीशन ये थी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाली संख्या है वह 0 नहीं होनी चाहिए। यदि वो 0 होगी तो फिर ये अपरिमित हो जाता है, तो हम उसको अपरिमेय नंबर कहेंगे। तो ये कंडीशन भी फॉलो करती है, अर्थात 0 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 0 के बारे में आप क्या जानते हो, यह परिमेय है या अपरिमेय है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है कि ये परिमेय है, क्योंकि हम इसको निश्चित रूप से और अच्छे से जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। अगला हमारा जो पॉइंट है इसका वो है स्थानीय मान। स्थानीय मान, और इसी में हम दूसरा पढ़ेंगे आंकिक मान। स्थानीय मान और आंकिक मान, अर्थात जैसे हमने 2, 3, 4, 5, 6 एक संख्या लिख दी, और यहाँ पर हमने 2, 3 एक संख्या इस तरीके से लिख दी। तो यहाँ पर स्थानीय मान से मतलब है कि इसकी वैल्यू यदि हम अकेले देखें तो 6 ही है, लेकिन ये किसी के साथ लिखी जा रही है। जैसे मान लीजिएगा हमने 6 लिख दिया और इसके साथ ये 0 लगा है, तो ये 6 नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। और लगा दे तो ये 600 हो गया। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू यदि किसी के साथ रखा है तो वह बदल रही है, उसी को हम उसकी प्लेस वैल्यू कहते हैं या अंक स्थानीय मान कहते हैं। जैसे यहाँ पर 6 को हम देखेंगे तो इकाई के स्थान पर है, अर्थात 6 गुणा में 1 बराबर 6 वैल्यू है इसकी। यदि हम इसको देखेंगे तो ये दहाई के स्थान पर है, दहाई का मतलब 10, यानी 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू 5 की है वो 50 के बराबर है, 5 नहीं है। ऐसे यदि हम 4 को देखेंगे तो 4 गुणा में 2 अंक और पीछे यानी सैकड़ा के स्थान पर है, 100 का गुणा करेंगे तो ये 4 नहीं 400 है। ऐसे ही हम 3 को देखेंगे तो 3 गुणा में, अब ये 1000 में के स्थान पर है तो 1000 का गुणा करेंगे, यानी ये 3000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यदि हम 2 को देखें तो ये 1, 2, 3, 4 10,000 का गुणा करेंगे तो ये 20,000 को निरूपित कर रहा है। तो ये क्या है, स्थानीय मान है। आंकिक मान का मतलब ये है कि ये वैल्यू वास्तव में तो 4 है, यानी इसकी आंकिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 4 है, और जो स्थानीय मान है यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 4 की क्या है, 4000 है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संख्या दे दी और ये पूछ लिया जाए कि 4 का स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर ज्ञात करो। तो अंतर क्या है, 400 है, और साथ में 4 का आंकिक मान 4 ही है। 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 और ये 396, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा। अब हम इसको एक अपने सामान्य जीवन के उदाहरण से लेकर देखते हैं कि ऐसे ही हमारे जो हम हैं, आप हो, सभी की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अलग होती है। जैसे मान लीजिएगा आप में से, या मेरा ही नाम ले लो, मेरा नाम क्या है, सर्वेश कुमार। ये मेरे चेहरे की पहचान है कि मैं सर्वेश कुमार हूँ। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे इस समय अध्यापक कह सकते हैं, मैं अपने पापा के सामने जाता हूँ तो मुझे वो बेटा कहते हैं, मैं अपने भाई के सामने जाता हूँ तो
भाई कहते हैं मैं अपने बच्चों के सामने जाता हूँ तो मुझे पापा कहते हैं, यानी मैं एक ही आदमी हूँ, अलग अलग स्थानों पर जाकर मेरी वैल्यूज बदल रही है, यानी मेरा संबोधन बदल रहा है। कोई मुझको पापा कह रहा है, कोई मुझको मास्टर जी कह रहा है, कोई मुझको बेटा कह रहा है, कोई मुझको भाई कह रहा है। तो देखा कि एक ही व्यक्ति की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संबोधन मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पुलिस की नौकरी करता है तो वह अपने घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ जैसे उसका संबंध होगा वैसे पकड़ेंगे, लेकिन जब वह अपने ऑफिस में जाएगा, अपने जहाँ पर वह नौकरी करता है, वहाँ पर जाकर उसको आने वाले व्यक्ति उसके नाम से नहीं उसके पद से पहचानेंगे। तो जैसे अंकों का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है, वैसे ही हमारी वैल्यू भी बदल जाती है। ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि आप इसको कभी नहीं भूलो। आगे हमारा जो अगला पॉइंट है इसी क्रम में, उसको देखते हैं क्या है। अब इसके बाद है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से तात्पर्य ये है कि हमसे पूछा जाए कि 3 अंक की बड़ी संख्या लिखो। बड़ी में हम सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, तो उसी को हम 3 बार लिख देंगे। 4 अंकों की, जैसे ये तो क्या हुई 3 अंकों की बड़ी संख्या, बड़ी 3 अंकों की बड़ी संख्या हो गई है। अब ऐसे ही हमें 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए, 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पर हम 4 बार 9 लिख देंगे। 10 की पूछी जाए तो 10 बार 9 का अंक लिख देंगे। जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाएगी हम हमेशा इसको 9 अंक ही रखेंगे, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक है। आगे सब पूछा है हमें अब छोटी संख्या, इसके साथ ही छोटी संख्या या स्मॉल नंबर्स, उसी की तरह हम इसको भी बताएंगे छोटी संख्या। तो इसमें क्या है, छोटा अंक क्या है, 0 है, तो हम 0 0 लिख दें, तो क्या ये कोई नंबर बन गया, कुछ भी नंबर नहीं है, सिर्फ 0 0 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसके आगे यदि हम 1 रख दें तो 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। यदि 4 की पूछी जाए तो हम 1 लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे, तो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। ऐसे 10 की पूछी जाए तो 1 और इस पर 9 0 लगाएंगे, तो ये 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। इस प्रकार से हम बड़ी और छोटी संख्याएं, इससे संबंधित प्रश्न आपके जो एक्सरसाइज आएगी उसमें पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हम वही बताएंगे आपको। अगला जो हमारा इसका पॉइंट है वो है n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n प्राकृत संख्याओं का योगफल हम एक सूत्र के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n और n+1/2। समझने की बात है। मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 10 का निकालना है, यानी 1 से लेकर 10 तक का जोड़ करना है। तो 10 और 10 + 1/2, अर्थात 10 गुणा में कितना हो गया 11 और बटे में 2, तो 2 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी 11 पंजे 55 इसका उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही यदि हमें 100 का पूछा जाए कि प्रथम 100 संख्याएं उनका जोड़ ज्ञात करो, 100 संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसी सूत्र से 100 जमा में 1 और बटे में 2, 100 में 1 जोड़ दिया, यानी इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, और यहाँ कितना आ जाएगा 101। अब इसका गुणा करना है। हम जानते हैं यदि किसी संख्या का गुणा करना हो और उसके साथ 0 लिखा हो तो हम पहले एक 0 लिख देंगे, फिर 5 का गुणा, 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5, यानी ये संख्या हुई 5050। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो इसकी सहायता से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नोट करके कभी पूछा जाएगा तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। इसके बाद अगला जो पॉइंट है
वह है हमारा n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। वर्गों का योग का तात्पर्य हो गया कि हम जैसे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग अप टू एंड सो ऑन, इनका हमने योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हमें प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं को वर्गों का योग पूछा जाए तो यहाँ 10 लिखेंगे, 10 जमा में 1 लिखेंगे और 10 गुणा में 2 जमा में 1 बटे में 6 लिखेंगे। तो क्या मिलेगा 10 गुणा में 11 और गुणा में 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6 और 2 पंजे 10 और 3 से ये 3 सत्ते 21 और 7 पंजे 35 गुणा में 11 यानी 11 पंजे 55 और 11 थी 33 और 5 38 यानी ये आ जाएगा 385। यदि हम इनको ये वर्ग कर करके जोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही हम 100 का पूछा जाए तो 100 का निकाल सकते हैं। तो हमें ये सूत्र याद रखना है कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। अगला है, आज हम सारे पॉइंट्स क्लियर करके कल से आपकी एक्सरसाइज को शुरू कराएंगे। आज सारे पॉइंट्स कर लेते हैं। अगला है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। घन मीन्स जैसे 3 की शक्ति 3 प्लस 4 की शक्ति 3, तो 3 का घन का मतलब हो गया 3 का 3 बार गुणा करना है यानी 3 गुणा में 3 प्लस इसका मतलब हो गया 4 गुणा में 4 यानी 3 3 9 गुणा में 3 ये आ जाएगा 27 प्लस 4 चौके 16 गुणा में 4 और 16 चौके 64। तो इनका जोड़ करना है। तो इसका जोड़ करने के लिए वैसे तो हमें बहुत समय लगेगा, इसका जो सूत्र है वह हमको याद रखना है और उसमें वैल्यूज रखनी है, बिल्कुल आसानी से फिर हम निकाल सकते हैं। तो इसका है n और n प्लस 1/2 और इसका स्क्वायर, जैसे मैंने पहले n प्राकृत संख्याओं का जोड़ था वही है, उसका स्क्वायर करना है। तो वहाँ पर मान लीजिए हमने 10 का निकाला था पीछे तो 55 आया था, तो 55 का वर्ग कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू रखनी। तो 55 आया जैसे 10 जमा में 1 बटे में 2, तो 2 से ये 5 बार कटेगा यानी 5 गुणा में 10 और 1 11 पंजे 55 यानी इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग क्या हो गया 55 25 और 5 में जोड़ेंगे 6 पंजे 30, तो 30 25। वर्ग कैसे करते हैं हम उसको अलग से आपको दिखाएंगे कि कुछ संख्या जिनके अंत में 5 हो। तो अभी बता देता हूँ, यदि कोई संख्या दी है और उसका अंतिम अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें दे दिया 35 और इसका वर्ग करना है, तो जो लास्ट की डिजिट है यानी 5 उसका तो वर्ग कर दो 25 हो गया, और इसमें 1 जोड़कर कितना हो गया 6, और इसमें फिर इसमें गुणा कर देंगे 6 3 18, तो ये इसका क्या मिल जाएगा वर्ग मिल जाएगा। अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। इन सूत्रों को याद रखना है और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। अब आगे जो अगला पॉइंट है n प्राकृत सम संख्याओं का योग। n प्राकृत सम संख्याओं का योग। n प्राकृत जो सम संख्याएं, सम जानते हो जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यानी जो सम संख्याएं सिर्फ उनका जोड़ ज्ञात करना है। तो ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ने में हमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसके लिए जो सूत्र है उसको आपको याद रखना है, और इसका जो सूत्र है वह है n प्लस 1, n और n प्लस 1। मान लीजिए प्रथम 20 का पूछा जाए तो हम क्या करेंगे 20 और 20 जमा में 1 यानी 20 गुणा में 21
तो एक 0 हो गया और 21 दूनी 42, यानी 420 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास सूत्र है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो सारे के सारे सूत्र याद रखने हैं तो आप आसानी से जो एक्सरसाइज आएगी उसे भी हल कर पाओगे बिल्कुल किसी बिना परेशानी के। अगला हमारा जो पॉइंट है वह दिया है के प्रथम n गुणकों का योगफल। n गुणकों का योगफल यानी कोई संख्या दी है, जैसे 20 है तो 20 के गुणक यानी इसको क्या क्या भाग कर रहा है, जैसे 2 कर रहा है, 3 4 भी कर रहा है और 5 भी कर रहा है, 10 भी कर रहा है और 20 भी कर रहा है। तो इनके गुणकों का जोड़ ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो सूत्र है वो है के प्रथम गुणकों का योग। गुणकों यानी इसको भाग करने वाली जो संख्या है। तो क्या आ जाएगा kn+1/2, kn और n+1/2। k का मतलब जो संख्या होगी वो कितने बार इसके फैक्टर्स हुए हैं वो, और उन फैक्टर्स में एक जोड़ के हम इसको 2 से भाग कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कोई भी उदाहरण लेकर हम इसको, जैसे 9 ले लिया तो 9 यहाँ आ जाएगा और इसके गुणक क्या होंगे, 2 गुणा में 3 यानी 2 हो गए। तो 2 और 2 जमा में 1/2, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आगे जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं। यह प्रश्न तो कई बार पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब आ गया विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से समझें और सभी पॉइंट्स को क्लियर करें। सबसे पहले है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता यानी कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, तो सारी संख्याएं 2 से तब विभाजित होंगी जब उनका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, जैसे 20 हो, 22 हो, 24 हो, 26 हो या 28 हो। ऐसे हम 30 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 34 ले सकते हैं, 36 ले सकते हैं और 38 ले सकते हैं। यानी इनमें क्या रहा है 0, 2, 4, 6, 8। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, 2 से निश्चित रूप से भाग होंगी। 2 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। नंबर 2 पर है 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता का मतलब है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाग हो जाए तो वह संख्या भी 3 से भाग होगी। उदाहरण लेते हैं, क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या ले ली हमने, एक छोटी संख्या ले ली, पहले 18 ले ली। तो 18 1 जमा में 8 बराबर क्या हो गया 9, जो 3 से भाग हो रहा है, अर्थात यह संख्या भी 3 से भाग होगी। ऐसे कोई बड़ी संख्या ले लें, 3, 9, 5, 6, 7। अब इसके अंकों का जोड़ करेंगे, यानी 3 जमा में 9 जमा में 5 जमा में 6 जमा में 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 9 27 और 27 और 3 30 हो गया। यानी ये 3 से भाग हो रही है। तो अब ये संख्या भी 3 से पूरी भाग हो जाएगी। अब देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 2 बच गए 26 हो गए, 3 8 24, 2 बच गए 27 हो गए, तो 3 दूनी 27, अर्थात ये संख्या 3 से भाग हो गई। तो याद रखना है क्या कि कोई संख्या दी हो तो उसके अंकों को जोड़ लो, और अंक को जोड़ने के बाद यदि वो 3 से भाग हो रही है तो वह संख्या भी निश्चित रूप से उस 3 से भाग होगी। अब हम देखते हैं 4 से विभाज्यता। 3 से होगी 4 से विभाज्यता।
विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता 3 या 2 ले लो, सॉरी 3 ही लेंगे, 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या, अंकों की संख्या की इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब हम उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ले ली 8, 2, 4 यानी 824। अब हमने ये देखना है कि 4 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही। तो हमने 4 6 24 हो रही, तो ये संख्या भी हो जाएगी। अब ले लें 7 3 2 4 1। अब हम इसे देखेंगे 4 से भाग हो रही क्या नहीं, तो ये 4 से भाग नहीं हो रही, तो ये संख्या भी 4 से भाग नहीं हो रही। तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें ये देखना है कि 4 से भाग होगी कि नहीं होगी। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसके अंतिम 2 अंक लेकर उससे जो संख्या बन गई है उसको चेक करना है कि वो 4 से भाग हो रही है। यदि 4 से भाग हो रही है तो वह संख्या भी 4 से निश्चित रूप से भाग हो जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता यानी कोई संख्या 5 से विभाजित होगी कि नहीं, उसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो किसी संख्या के इकाई यानी यूनिट डिजिट का अंक 0 और 5 आ जाए तो वह संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, 25 ले लिया, तो 5 या 0 आ रहा है। तो ये सभी संख्याएं हम देख रहे हैं कि 5 से विभाजित होंगी। अब हम आगे देखते हैं, सभी देखेंगे। संयम बनाए रखें, अगली क्लास होगी आपकी, उसमें हम इसकी एक्सरसाइज को कराएंगे। यदि आपने ये रूल अच्छे से समझ लिए सभी, तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हमें पूछना नहीं पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप भी हल कर पाओगे। आगे है 6 से विभाजिता। 6 से विभाज्यता यानी 6 से कोई संख्या भाग होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए क्या है, यदि कोई संख्या 6 बराबर 2 गुणा 3 अर्थात 2,3 से भाग हो, अलग अलग यानी 2 से भी भाग हो जाए और 3 से भी भाग हो जाए, तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी भाग होगी। तो 2 का और 3 का हमने पढ़ लिया। 2 का मतलब है 0 2 4 6 8 हो। 3 का मतलब 3 अंक, उसके अंकों का योग 3 से भाग हो जाए। तो हम 2 3 से चेक करना है। फिर यदि 2 3 से दोनों से भाग हो रही है तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी भाग हो जाएगी। हम देखते हैं, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं। 3 4 2 ले लिया, 4 और 3 7 और 2 9। हम देखते हैं कि 9 3 से भाग हो रहा है अर्थात 3 से भाग होगी। अंतिम अंक क्या है, इकाई का अंक 2 है तो 2 से भी भाग हो रही है अर्थात यह संख्या अब 6 से भी भाग होती। अब इसको चेक करते हैं। 6 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 पंजे 30, बच गए 4 और 42, 6 सत्ते 42। अर्थात कोई संख्या जब चेक करनी हो 6 से भाग होगी कि नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, 2 और 3 से चेक करना है। ये 2 3 से भाग होगी तो वह निश्चित रूप से 6 से भी भाग होगी। यदि इन दोनों से नहीं हुई भाग अलग अलग, तो फिर वह संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। अब हम देखते हैं 7 से विभाजिता।
7 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। तो इसमें क्या है, संख्या के इकाई के अंक का दोगुना शेष संख्या में से घटाने पर, दोगुना शेष संख्या से घटाने पर शेष 0 या 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए हमने एग्जाम्पल ले 3, 7, 8, 9, 2। तो क्या है रूल में, इकाई के अंक का दोगुना यानी इसका दोगुना 4, इसमें से घटाना है। 9 में से 4 गए 5, 8, 7, 3। अब इसका दोगुना कर दो यानी 10। 8 में से 0 गया 8, 7 में से 1 गया 6 और ये 3। अब इसका दोगुना कर दो, 8 दूनी 16, 6 में से 6 गए 0 और 3 में से 1 गया 2, तो ये 20 आ गया। अब ये 20 जो है वो ना तो 7 का गुणज है और ना ही अंत में इसका 0 आया है। तो ये जो संख्या दी है वह निश्चित रूप से 7 से भाग नहीं होगी। यदि यहाँ पर या तो 7 आ जाता या 14 आ जाता या 21 आ जाता तो यह संख्या क्या होती, 7 से विभाजित हो जाती या फिर 0 ही आ जाता। आगे अगला पॉइंट है हमारा 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता 6 पॉइंट है, सॉरी 7th। 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता का नियम 4 का जो पढ़ा था उसी की तरह है। यहाँ पर हमें मिलेगी 4 या उससे अधिक, 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या, अंकों की संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी 3 अंक आ गए इसमें, बनी संख्या से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अब इसका भी हम उदाहरण लेके समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक और है, अंत के तीनों अंक जो हैं वो 0 0 हो जाएं। तो शायद 4 वाले में बताना भूल गया था मैं, 4 वाले में तो अंत के 2 अंक 0 हो जाएं। जैसे हम यहाँ ले लें 4, 3, 7, 8, 5, 3, 2। अब हमने यहाँ इन को देखना है बस। यदि ये 8 से भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी, यदि नहीं हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, 8 से भाग करके देखते हैं। 8 6 48 हो गए, 48। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 52 बचेंगे, 52 हो जाएंगे। तो ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी, अर्थात यह संख्या भी 8 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। अगला पॉइंट है 8वां हमारा 9 से 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता, तो 9 का क्या है, 3 की तरह है। संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 9 से विभाग हो, यदि 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी।
निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो इसका भी हम उदाहरण लेके देखते हैं। जैसे 3 का था, सेम उसी की तरह इसका भी रूल है। क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने ले ली 9, 7, 3, 2, 5, 1, इनको जोड़ो। 9 और 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 5 26 और 1 27, इनका जोड़ हो गया 27। और हम जानते हैं कि 27 जो संख्या है वो 9 से भाग हो जाती है, अर्थात यह संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। अब हम और देख लेते हैं, 2 नियम और रह गए हैं। दो और हैं, उनको देख लेते हैं क्या है। 10 से विभाजिता, 10 से 9th पॉइंट है, 10 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 10। तो किसी संख्या के अंक का, इकाई का अंक 0 आ जाए, सिर्फ इकाई का अंक जहाँ 0 आ जाएगा वह संख्या निश्चित रूप से 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 10वां है 11 से विभाज्यता, महत्वपूर्ण है 11 से विभाज्यता। सम और विषम संख्या के सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। विभाजित निश्चित रूप से हम उसको 11 से विभाजित की श्रेणी में रखेंगे। अब हम उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज आपको तब समझ में आ जाएगी क्या है। 5, 6, 8, 3, 7, 2, 1 और 5, इतनी बड़ी हमने संख्या ले ली। सम और विषम, सम यानी जो 2 से भाग हो, यानी यहाँ पर 6 है, 3 है, 2 है और 5 है। विषम पर 1, 2 यानी ये वाले अंक हैं। तो इनका जोड़ यानी 6 जमा में 3 जमा में 2 जमा में 5, और यहाँ करना है 5 जमा में 8 जमा में 7 और जमा में 1। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16 हो गया। 6 और 3 9, 9 2 11 और 5 16, 8 5 13, 13 7 20 और 1 21। इनका अंतर करो, तो अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। तो 21 में से आप 16 को घटाओगे तो कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। 21 में से 16 को हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5। 5 न तो 11 का गुणज है और ना ही 0 है, अर्थात ये जो संख्या है वह 11 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर यदि 0 आ जाता या फिर 11 आ जाता तो ये संख्या निश्चित रूप से 11 से विभाजित हो जाती। तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारे रूल्स, विभाजिता के नियम और जो संख्या पद्धति थी उसके बारे में जान लिया। कल यानी अगले वीडियो में हम आपको इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।